नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 सितंबर। आज हम लोग देखेंगे हमारे दैनिक क्विज में कौन कौन से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, नील कुरिंजी फूल से आ रहा है। इसके संबंध में कुछ कथन आपके सामने दे रखे हैं, इन कथनों पर विचार करना है और कौन से सही कथन है इनका पता लगाना है। देखिए, पहला कथन है, इस फूल में गंध नहीं होती है लेकिन इसका औषधि महत्व है और इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। नील कुरिंजी की कुछ प्रजातियां बड़े पैमाने पर पाए जाने की घटना के उदाहरण हैं, जिन्हें मास्टिंग कहा जाता है और बांस की प्रजातियों में भी यह चीज देखी जाती है। तमिलनाडु में रहने वाले पालियन आदिवासी लोग इसे अपनी उम्र की गणना के लिए एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये तीन कथन आपके सामने हैं, ये ऑप्शंस हैं, इनको देखिए। तब तक मैं आपको नील कुरिंजी फूल के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये फूल जो है, अगर भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन राज्यों में ये पाया जाता है। इसके अलावा एशिया में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर भी पाया जाता है। खास बात इस फूल की इसलिए होती है कि एक बार जब इस पौधे में ये फूल उग जाता है ना, तो वो अपने आप पौधा खत्म हो जाता है और दोबारा उसमें फूल आने के लिए ऐसा बोला जाता है कि 12 वर्ष का समय लग जाता है। तो काफी ज्यादा टाइम इस फूल को आने में लगता है। इस वजह से भी इस फूल की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, केरला में ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये 12 वर्षों के बाद उगा है और कई सारे पर्यटक इसको स्पेशली देखने इस जगह पर आते हैं। ये तो इसकी बात हो गई। प्लस क्या होता है कि इसके साथ पश्चिमी घाट में, जैसे मैंने आपको राज्य बताए, तो उनका एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। कैसे है? जैसे हमको पता है कि भगवान मुरुगन के बारे में, तो भगवान, ऐसा कहा जाता है कि भगवान मुरुगन जो थे, उन्होंने जनजाति से जुड़ी हुई एक लड़की थी, उससे विवाह जब किया था तो इसी फूल से बने हुए माला का उपयोग किया था। इस वजह से ये फूल जो है एक सांस्कृतिक रूप से कह लीजिए या उनकी आस्था के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित माना जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपने इसका ऑप्शन निकाल लिया होगा। चलिए अब एक एक ऑप्शन में नजर डालते हैं। इस फूल में गंध नहीं होती और इसका औषधि महत्व है, जिसका गठिया के उपचार में किया जाता है। ऐसा इस फूल के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि इसका उपयोग गठिया के उपचार में होता है। नील कुरिंजी की कुछ प्रजातियां बड़े पैमाने पर पाए जाने की घटना होती है, जिसे मास्टिंग कहते हैं। यह कथन एकदम सही हो जाएगा। और तीसरा वाला कथन एकदम सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि पालियान आदिवासी जो लोग हैं वो उम्र की गणना के लिए एक संदर्भ के रूप में मानते हैं, क्योंकि 12-12 वर्ष के अंतराल पे ही यह पौधा उगता है। तो अगर अब ऑप्शंस में नजर डाला जाए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 और 3। दूसरे प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए। देखिए, मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया यहां पर, मैपिंग का, है ना। अब आपको इसमें यूपीएससी ने, देखिए, कोई कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा, कोई करंट अफेयर्स नहीं पूछा, इसमें केवल उन्होंने आपसे मैपिंग पूछी। अब 4 आपके सामने पहाड़ियां दे रखी हैं, इनको आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। ये आप तभी लगा पाएंगे जब आपने इसकी मैपिंग देखी होगी। जावड़ी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, इलायची की पहाड़ियां, इलायची का मतलब है कार्डमम की पहाड़ियों की बात हो रही है। चलो मैं इसको आपको मैप में दिखाता हूं। मैप में देखिए, सबसे पहले आपको ये मिलेगा जावड़ी हिल्स, फिर यहां पर देखिए शेवराय हिल्स मिलेगी, यहां पर नीलगिरी मिलेगी, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई आएगी और ये आपको कार्डमम मिलेगी। तो पहले अब ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं। तो जावड़ी इसका मतलब सबसे उत्तर में है, उसके बाद नीलगिरी आ रही है, उसके बाद अन्नामलाई आएगी और लास्ट में कार्डमम आएंगी। यानी कि ये जो क्रम दे रखा है यही सही क्रम है इसका। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये एकदम फैक्चुअल प्रश्न था, परंतु मैपिंग से था। अगला प्रश्न देखते हैं। मांकडिंग के नाम से यहां पे प्रश्न आपसे पूछा गया, किस खेल से संबंधित है? जाहिर सी बात है, जो भी आप में से क्रिकेट खेलते होंगे या देखते होंगे तो उनको इस वर्ड का पता होगा। तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसको लगाइए। तब तक मैं आपको बताता हूं कि जो मांकडिंग होती है तो इसको अलाउ कर दिया गया है, इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई है। ठीक है, तो आईसीसी ने इसको अलाउ कर दिया है और इसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। जो बॉलर होता है, जब वो बॉलिंग कर रहा होता है तो नॉन स्ट्राइकर, एक तो बैट्समैन हो गया जो बॉलर की बॉलिंग खेलेगा, एक हो गया रनर, ठीक है, जो नॉन स्ट्राइक एंड पे होता है। तो यदि वो क्रीज से बाहर होता है तो यहां पर इसको क्या कर दिया जाता है? आउट कर सकता है बॉलर। ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि भारत के एक बहुत फेमस खिलाड़ी हैं वीनू मांकड़, उनके नाम से इस प्रक्रिया का नाम पड़ा, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही इस प्रक्रिया के थ्रू ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज को आउट किया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि अगर ये बल्लेबाज जो है नॉन स्ट्राइकर एंड का, वो क्रीज से बाहर होता है तो यहां पर उसको आउट करा जा सकता है, रन आउट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? ठीक है, 4 आपके सामने लिपियां दे रखी हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है।
किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक एक लिपि के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो गुरुमुखी लिपि की जहां पर बात होती है, तो गुरुमुखी लिपि का संबंध आपको पता होना चाहिए। इसके संस्थापक कौन कहे जाते हैं? जो सिखों के गुरु हैं, गुरु अंगद देव, तो वो इसके संस्थापक कहे जाते हैं। खरोष्ठी की बात करें तो जब आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते होंगे तो उनके कई सारे शिलालेख हैं जो कई सारी लिपियों में लिखे गए हैं। तो उसमें से जैसे ब्राह्मी हो गई, खरोष्ठी हो गई, तो खरोष्ठी उनमें से एक है। ठीक है। खरोष्ठी की खास बात यह है कि वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरा अगर बात करें तो आपने अरमाइक का नाम सुना होगा। अरमाइक के अलावा अगर सीरियाई लिपि का नाम सुना होगा। तो इन दोनों लिपियों का जो समावेश है वो उससे निकली हुई है खरोष्ठी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अशोक के शिलालेख की बात करेंगे तो शहबाजगढ़ी और दूसरा मानसेहरा, ये दो शिलालेख ऐसे हैं जो किस में लिखे हुए हैं? खरोष्ठी लिपि में ही लिखे हुए हैं। शाहमुखी लिपि की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए, ये जब हम लोग सूफी संतों के बारे में पढ़ते हैं तो सूफियों ने इस लिपि में अपनी रचनाओं को लिखा है। और बेसिकली क्या था, ईरानी लिपि जो थी, ठीक है, ईरानी लिपि को जब इसका पंजाबी संस्करण जब दिया गया ना, तो उसी को नाम दिया गया शाहमुखी लिपि का। दूसरी यहां पर ताकरी लिपि या तकरी लिपि की बात हो रही है। तो ताकरी याद रखिएगा कि जैसे जो कश्मीर का एरिया है, ठीक है, तो वहां पर ये लिपि का यूज होता था। तो जैसे आपने सुना होगा कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ था राज तरंगीणी पुस्तक में। तो राज तरंगीणी पुस्तक जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो ताकरी लिपि में लिखी गई है। अब इनमें से जो खरोष्ठी और शाहमुखी हैं वो लिपियां ऐसी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लवों के संबंध में आया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलत कथन की बात हो रही है। लिखा हुआ है कि कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर और कांचीपुरम में कांची कैलाश नाथर मंदिर वे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनका निर्माण पल्लवों के शासनकाल के दौरान किया गया था। महेंद्र वर्मन ने चालुक्य राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था और वातापी कोंडा की उपाधि धारण करी थी। तीनों कथनों को गौर से देखिए, तब तक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इनके बारे में। जैसे यहां पर शोर मंदिर की बात हो रही है, तो शोर मंदिर को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं तीन तीर्थों वाला मंदिर भी कहते हैं, है ना। तीन तीर्थों वाला मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो जो तीर्थ हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं और एक तीर्थ जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और जो तीर्थ भगवान विष्णु को समर्पित है यही सर्वाधिक प्राचीन है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बहुत फेमस मंदिर है और ये कहां पर है? महाबलीपुरम में है। उसी तरीके से कांची कैलाश नाथर मंदिर जो है वो कांचीपुरम में है। ठीक है, दोनों ही का निर्माण पल्लव शासनकाल में हुआ था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि महेंद्र वर्मन ने चालुक्य वातापी पर अधिकार कर लिया था। यह गलत है। महेंद्र वर्मन ने अधिकार नहीं किया था। यहां पर वातापी कोंडा, अगर आपको वातापी पर अधिकार किसने करा था ये नहीं पता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि वातापी कोंडा जो उपाधि है वो नरसिंह वर्मन प्रथम की थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही चालुक्यों को हराया था, जो पुलकेशिन द्वितीय हैं उनको हरा के वातापी पर अधिकार करा था। तो महेंद्र वर्मन यहां पर गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहां पर हमसे गलत स्टेटमेंट पूछे थे, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, केवल तीसरा। ये देखिए मैप में भी आप इसको देख सकते हो कि जो पल्लव वंश है तो यहां पर अलग अलग दिखाया गया। जैसे मैत्रक है ये, ठीक है, यहां पर चालुक्यों का शासन था, ये पल्लव वंश का शासन था। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एंशियंट हिस्ट्री को मैप से आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पूरा हर्षवर्धन का अंपायर है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए 2022 के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित कौन सा इसमें से आयोग है जिसका गठन करा गया था? देख के जल्दी से इसका ऑप्शन वीडियो को पॉज करके लगाइए, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये केंद्रीय भूजल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको निकाला है। तो यहां पर आप देखोगे लिखा हुआ है कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण जो है इसका गठन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? भूजल का विकास करना और उसका प्रबंधन करना। चलिए आज के तथ्य में नजर डालते हैं। आज का तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाइट क्विटिंग के ऊपर है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जैसे ये क्वाइट क्विटिंग हो गया, गिग इकोनॉमी हो गया, ठीक है, मून लाइटनिंग हो गया, तो ये सब चीजें एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। अब देखिए क्वाइट क्विटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है
इसमें नौकरी छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख रहा होगा क्विट कर देना, तो यानी कि जहां पर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी कर रहा है तो वो छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेगा, जितना उसका काम है या जितना उसको वेतन मिलता है वो उतना ही काम कंपनी में करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ऐसा देखा गया कि भाई जब कोई व्यक्ति औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से किसी नौकरी को कर रहा होता है तो वो इतना ज्यादा, कभी कभी जो नियोक्ताएं होते हैं उनके नियमों, कठोर नियमों के कारण उनसे काफी ज्यादा कंपनीज काम लेती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उसका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से ऐसा देखा गया है कि वो तनावग्रस्त हो जाता है। तो इस चीज से उबरने के लिए अब क्या करा जाए, तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई ये एक ट्रेंड चल रहा है ना। ये ऐसा नहीं है कि किसी देश की या किसी कंपनी की कोई पॉलिसी है, ये एक ट्रेंड चल रहा है। और वो ट्रेंड यही कहता है कि भाई देखो, अपनी जॉब के साथ साथ, ठीक है, कोई भी जो मेंटल टेंशन्स हैं या जो हमारी हेल्थ है उसको सफर नहीं करना है, उसको किसी भी प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट उस पर ना आए, प्लस अपने परिवार के लिए भी समय देना है। तो उस वजह से ये एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई शांत छोड़ देना। शांत छोड़ देने का मतलब है कि केवल आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप उतना ही टाइम उस कंपनी में देंगे जितना आपको वेतन मिलता है, ठीक है। तो इस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करना, ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्वाइट क्विटिंग जो हाल ही में चर्चा में रहा उससे क्या मतलब है, क्या नौकरी छोड़ देने से मतलब है, तो उस पर गलती से भी टिक मत लगाइएगा, ठीक है। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले सत्र में आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।